नमस्कार साथियों, मैं शिवा ठाकुर आप सभी का सेवा मेमोरियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो ये हमारी जियोग्राफी की 9वीं क्लास है और इसमें हम भारत के भू-आकृतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। तो भारत के भू-आकृतिक प्रदेश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, जिससे कि मेरे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने सभी फ्रेंड ग्रुप के साथ क्या करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इसके साथ दोस्तों, जो भारत के भू-आकृतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पाठ्यक्रम में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो हमने सामान्य जानकारी भी पढ़ ली थी। इसके अलावा दोस्तों हमने उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला भी देख ली थी। उत्तर भारत का विशाल मैदान भी पढ़ लिया था। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो उपभाग हैं, उपभाग में क्या जो प्रमुख पठार आते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, जैसे दक्कन का पठार, मालवा का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला, कुछ पहाड़ियाँ भी आती हैं, पर्वत श्रृंखला आती हैं। इन सब के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार। तो सबसे पहला कौन सा है, दक्कन का पठार। इसके पहले दोस्तों हमने पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पर्वत श्रृंखला और कौन सी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इन सभी के बारे में चर्चा की। तो आज हमें दक्कन के पठार की चर्चा करनी है, ठीक है। तो आज हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, इसकी अवस्थिति पूर्वी और पश्चिमी घाटों, सतपुड़ा और मैकाल और राजमहल पहाड़ियों के मध्य में। तो मैं जब आपको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि राजमहल, महादेव और मैकाल की श्रेणियाँ ये किस में है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है। तो मैंने आपको बताया था। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, ये मैंने आपको बताया था। तो इनके मध्य में क्या है, दक्कन का पठार है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसके अंतर्गत मैकाल, राजमहल और महादेव पर्वत श्रेणियाँ ये सब आती हैं। तो इन सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पश्चिमी और पूर्वी घाट, इनके मध्य में क्या है, दक्कन का पठार है, जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो मालवा का पठार है वो नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में स्थित है। तो दक्कन का पठार का कुछ हिस्सा मालवा के पठार में भी आता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब निर्माण कैसे हुआ है, दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से। तो क्रिटेशियन युग में दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से। इससे क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी आए और ज्वालामुखी आने से क्या हुआ, ज्वालामुखी आने से यहाँ पर लावा इकट्ठा हुआ और इस लावा से क्या हुआ, लावा से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। क्या हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी तरह से क्या हुआ, दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। अब जो इसका विस्तार है, विस्तार कहाँ पर है, महाराष्ट्र, इसमें लिखा है महाराष्ट्र का अधिकांश भाग। लेकिन मुख्यतः यदि कहें तो जो पूर्वी घाट का किनारा है उसको छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र का अधिकांश भाग दक्कन के पठार में शामिल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा और मुख्य रूप से मालवा और जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी वाला हिस्सा है, ये दक्कन के पठार में शामिल है। और जो छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी हिस्सा है, जो मैकाल वाला हिस्सा है, ये दक्कन के पठार में शामिल है। इसके अलावा उड़ीसा के भी कुछ भाग शामिल है। इसके अलावा पश्चिमी आंध्र प्रदेश, तो जो पश्चिमी आंध्र प्रदेश है उसका भी कुछ हिस्सा दक्कन के पठार में शामिल है। और जो कर्नाटक है, तो कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर का जो हिस्सा है वो दक्कन के पठार में शामिल है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी कुछ हिस्सा दक्कन के पठार का देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, दक्कन के पठार में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो दोस्तों क्या है कि जो जो पूर्वी घाट है, इसका ढलान, या कहें दोस्तों जो अधिकतर नदियां हैं दोस्तों, वो पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर बहती हैं, क्योंकि इसका जो ढलान है पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस कारण से ये नदियां, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये दोनों नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं, लेकिन ये पूर्वी घाट में अपना मुहाना बनाती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो कृष्णा और गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र से निकलती है और जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक से निकलती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है।
इतनी बातें हमने अभी तक दक्कन के पठार में देखी। अब हम बात करते हैं दोस्तों दक्कन के पठार के अंतर्गत तेलंगाना का पठार। तो जो दक्कन का पठार है, यदि हम इस मैप के सहारे समझें, ये हमारा मैप है दोस्तों, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा दक्कन का पठार है। तो दक्कन के पठार के अंतर्गत दोस्तों हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है? दक्कन के पठार के अंतर्गत हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलता है कर्नाटक का पठार। क्या मिलता है? कर्नाटक का पठार, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। इसके अलावा दोस्तों हमें क्या देखने के लिए मिलता है? यहाँ पर कुछ इस तरीके से दोस्तों हमें महाराष्ट्र का पठार भी देखने के लिए मिलता है। क्या? महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र का पठार हो जाएगा। और हमें यहाँ पर तेलंगाना का पठार देखने को मिलता है। क्या? तेलंगाना, ठीक है। तो ये हमारा कौन हो गया? तेलंगाना का पठार। और ये रॉयल सीमा। तो जो रॉयल सीमा का पठार है दोस्तों, ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रॉयल सीमा का पठार कहाँ आता है? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में आता है। और तेलंगाना का पठार तेलंगाना में ही आता है, ठीक है। तो तेलंगाना और रॉयल सीमा के पठार में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसी संरचना के हैं। बस इसमें इतना अंतर है कि ये रॉयल सीमा का पठार आंध्र प्रदेश में आता है और तेलंगाना का पठार किस में आता है? तेलंगाना राज्य में आता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो तेलंगाना के पठार की बात करते हैं। तो जो तेलंगाना का पठार, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? यह मुख्य रूप से तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और यह प्रायद्वीपीय पठार का उपभाग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो कृष्णा नदी है, इसे दो भागों में विभाजित करती है। कृष्णा नदी क्या करती है? इसे दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग तेलंगाना का पठार जो तेलंगाना में आता है और दक्षिणी भाग रॉयल सीमा का पठार। तो कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो ये रॉयल सीमा का पठार है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये तेलंगाना का पठार है। क्या है? तेलंगाना का पठार जो कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। तो यहाँ से क्या करती है दोस्तों? कृष्णा नदी, क्या? कृष्णा नदी जो महाराष्ट्र से निकलती है और कुछ इस तरीके से क्या करती है? तेलंगाना और रॉयल सीमा के पठार को विभाजित करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों दंडकारण्य का पठार, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये मुख्य रूप से दोस्तों छत्तीसगढ़ उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में भी हमें देखने को मिलता है। उड़ीसा का जो कालाहांडी है और छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र है, वो इसी के अंतर्गत आता है। और जो कालाहांडी और बस्तर क्षेत्र है, ये नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है। क्या है? नक्सलवाद और भूख से प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गरीब एरिया भी है, क्योंकि यह खनिज संपदा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं, लोहे के भंडार भी देखने को मिलते हैं। परंतु नक्सलवाद, खनन माफिया के कारण यह अत्यंत गरीब है और यह जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारी जनजाति निवास करती हैं और जनजातियों के निवास के कारण दोस्तों इनको शिक्षा प्रोवाइड नहीं हो पाती, और शिक्षा जब प्रोवाइड नहीं होती तो वह नक्सलवादी बन जाते हैं। और भूख, और जब गरीबी रहती है तो क्या होता है? भूख, तो क्या वो भुखमरी रहती है, जिस कारण से लोग नक्सलवादी बन जाते हैं। जिस कारण से ये खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न है, लेकिन यहाँ पर खनन माफिया भी रहते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर जो कोयला निकाला जाता है इसका बहुत ज़्यादा खनन करके चोरी चकैती करते हैं, ये सब करते हैं। और नक्सलवाद तो होता ही है, जिस कारण से ये गरीब है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम आगे बात करें दोस्तों, तो दोस्तों पीपीटी में कुछ रह गया है, वो हम आपको बता देते हैं। पीपीटी में क्या क्या बाकी रह गया? पीपीटी में हमें देखने के लिए बघेलखंड का पठार, ये तो हमें करना नहीं है। छोटा नागपुर का पठार और मेघालय शिलांग का पठार रह गया है, तो इसको मैं पीपीटी में ऐड नहीं कर पाया दोस्तों, तो इसको हम अन्य तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। क्या? छोटा नागपुर का पठार, नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। तो ये छोटा नागपुर, तो दोस्तों इससे आप क्या क्या करना है, ये मत समझना दोस्तों कि ये नागपुर वो शहर है जो क्या कहते हैं, जो मध्य प्रदेश की पुरानी राजधानी थी, जो मध्य प्रदेश की भूतकालीन राजधानी थी, वो मत समझना। ये जो छोटा नागपुर है ये झारखंड के अंतर्गत आता है। क्या? ये झारखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है।
तो इसकी स्थिति कहाँ पर है? यह मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? मुख्य रूप से दोस्तों झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड। लेकिन इसका कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या खास है? तो यह मुख्य रूप से खनिज दृष्टि से संपन्न है। क्या? खनिज दृष्टि से संपन्न खनिज दृष्टि से संपन्न है और इसे भारत का रूर कहा जाता है। इसे भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मुख्य रूप से क्या पाया जाता है खनिज में? तो खनिज में यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से कोयला, मैग्नीज, लोहा। क्या? कोयला, मैग्नीज, लोहा, ये मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर टाटा का स्टील भी है, टाटा की स्टील सिटी भी है। तो टाटा की स्टील सिटी और भारत का पिट्सबर्ग क्या है? जमशेदपुर। तो जो टाटा का जमशेदजी टाटा है उनके नाम पर क्या है? एक जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्या है? जो भारत की स्टील सिटी है। क्या? भारत की स्टील सिटी। किसे बोलेंगे हम भारत की स्टील सिटी? भारत की स्टील सिटी तथा भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो इसे जमशेदपुर को कहा जाता है, जो जमशेदजी टाटा के नाम पर खुला था। जमशेदजी टाटा के नाम पर इस शहर का नाम जमशेदपुर रखा गया और इसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है और भारत की स्टील सिटी भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों यहाँ पर क्या खास है? तो दोस्तों यहाँ पर देश की प्रसिद्ध कोयला पट्टी कौन सी है? देश की प्रसिद्ध कोयला पट्टी कौन सी है दोस्तों? पता? महानदी के क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर? महानदी के क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों महानदी से मतलब ये नहीं कि महानदी के अंदर ही पाई जाती है। तो जो नदी का जो अवसादी एरिया है, महानदी का एरिया है, तो बेसिन एरिया है महानदी का, जो महानदी का बेसिन एरिया है उस क्षेत्र में ये कोयला पट्टी पाई जाती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों जो दामोदर नदी है वो यहीं पर बहती है। कहाँ पर? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार में बहती है और ये क्या करती है? भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और भ्रंश घाटी के निर्माण करती है और ये भ्रंश घाटी में बहती है। जो दामोदर नदी है ये भ्रंश घाटी में बहती है और पश्चिम बंगाल में से क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह बाढ़ लाती है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से दोस्तों छोटा नागपुर के पठार के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मेघालय का पठार। तो जो मेघालय का पठार है ये शिलोंग का पठार है। इसकी जो अवस्थिति है, स्थिति कहाँ पर है? मुख्य रूप से मेघालय व असम। तो इन दो स्टेटों में क्या है इसकी स्थिति है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या जो पहाड़ियाँ हैं, तो मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ? मेघालय में गारो, खासी और कौन सी? जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। तो ये 3 पहाड़ियाँ हमें मेघालय में देखने के लिए मिलती हैं। और जो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं मानेसनाम और चेरापूंजी, ये भी मेघालय में स्थित है। ठीक है, और जो गारो पहाड़ी पर क्या है? गारो पहाड़ी पर दोस्तों नोक्रेक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या? नोक्रेक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो सर्वोच्च चोटी है शिलांग चोटी। क्या? शिलांग चोटी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1965 मीटर है। कितनी है? 1965 मीटर है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है ये खासी पहाड़ी के निकट है। किसके निकट है? ये खासी पहाड़ी के निकट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया, तो बस दोस्तों इतना ही हो गया और इसके अलावा कुछ खास नहीं है। इस तरीके से हमने ये तो कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है, तो इसको पीपीटी के सारे देख लेते हैं।
तो पीपीटी के सहारे यदि हम देखें तो भारत का 98% कोयला भंडार यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पर? छोटा नागपुर का पठार। तो इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? भारत का 98% कोयला भंडार। इसके अलावा दंडकारण्य का पठार, तो यहाँ पर भी हमें कोयला भंडार देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस पठार के अंतर्गत क्या मिलता है? लोहा। तो लोहा भी हमें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक की खदानों में देखने के लिए मिलता है, जो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आती है। मैग्नीज भी भरपूर मात्रा में एमपी में मिल जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी देखने के लिए मिलता है। बॉक्साइट भी हमें महाराष्ट्र में और ज़्यादातर छत्तीसगढ़ या छोटा नागपुर के पठार में देखने को मिलता है। सोना भी हमें गोलकुंडा की खदानों से मिल जाता है। हीरा भी हमें पन्ना से मिलता है। इसके अलावा दक्षिण भारत से भी मिल जाता है, कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खदान से मिल जाता है। अब्रक भी हमें मिल जाता है छोटा नागपुर के पठार से, और संगमरमर भी छोटा नागपुर के पठार से। ये धातु और जो अधातु तत्व हैं, खनिज है, ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा काली मिट्टी, तो काली मिट्टी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। तो ज्वालामुखी उद्भेदन से लावा निकलता है और लावा से एक राख निकलती है, और ये राख क्या बन गई? काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी जो कपास और दलहन जैसी फसलों में आवश्यक है, कपास और दलहन की खेती में बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे खेती अच्छी होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के कारण क्या होता है, और बारिश अधिक मिल जाने के कारण सोयाबीन की खेती मालवा के क्षेत्र में बहुत अधिक देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर कुछ पर्णपाती पर कहीं कहीं पर सदाबहार बन पाए जाते हैं। तो जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार के अंदर दक्कन का पठार, तो दक्कन के पठार के अंदर क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे मुख्य रूप से पर्णपाती या शुष्क पर्णपाती वन देखने के लिए मिलते हैं। और जो मध्य प्रदेश का एरिया, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा वाला एरिया, यहाँ पर हमें सदाबहार वन देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो मैकाल श्रेणी, यहाँ पर भी सदाबहार वन देखने के लिए मिलते हैं। जो साग, और यहाँ पर कौन कौन सी लकड़ी मिलती हैं? सागौन, चंदर, रोजवुड। तो दोस्तों ये 3 मुख्य लकड़ियाँ हैं जो यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी लकड़ियाँ, लेकिन मैंने इसका वर्णन नहीं किया है कि जिससे आपको भी परेशानी ना हो। कुछ ऐसी लकड़ियाँ जो आपको ध्यान रहे, इस हिसाब से मैंने आपको बताई हैं, सागौन, चंदर, रोजवुड की लकड़ियाँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ जैव आरक्षित क्षेत्र भी हैं। तो कौन से? नीलगिरी, पचमढ़ी, अमरकंटक जैसे जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अब हमें भारत का तटीय मैदान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भारत का तटीय मैदान पढ़ना है। तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जो तटीय मैदान है, तटीय मैदान को अगली क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि कल हम प्रायद्वीपीय पठार को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगली क्लास में हम भारत के तटीय मैदान को कंप्लीट कर लेंगे। अब यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। ठीक है, बेल आइकॉन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन यूट्यूब पर मिल जाएगा। आपके मोबाइल के ऊपर वाली स्क्रीन पर या नीचे वाली स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिससे आप मेरी क्लास देख सकते हो। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि वीडियो नॉलेज के लायक है तो वीडियो लाइक करें, क्योंकि लाइक बहुत कम मिलते हैं। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड ग्रुप में, फ्रेंड के जितने भी ग्रुप हैं और जो रिलेशनशिप में आपके, जो आपके सर्कल में है, जो आपके आसपास हैं, उनके साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही।